अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, दुनिया में अभी तक फ़िलहाल एक ऐसा चैनल है जो गज़ा पर होने वाले मज़ालिम की तस्वीर दिखा रहा है। नहीं तो आपको सोशल मीडिया के ऊपर हर किस्म का डाटा इससे रिलेटेड मिल जाता है। लेकिन सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसका आप खोलें या ना खोलें आपकी मर्ज़ी से रिलेटेड है। लेकिन अल जज़ीरा रूम को अगर आप जिस भी जगह पे बैठे हुए हैं, अपने रूम के अंदर हैं, जिस भी जगह बैठे हैं, आप एक दफ़ा लगा लें तो शायद 1 घंटे बाद आपका हौसला जवाब दे जाएगा। या तो आप अपनी जगह छोड़ के बाहर चले जाएंगे, अगर आप हौसला रखते हैं तो थोड़ी देर बाद आप आंसुओं से रोना शुरू हो जाएंगे। इंतहाई तकलीफ़ से मनाज़र हैं, लेकिन मैं उनकी तफसील के अंदर बिल्कुल जाना नहीं चाहता। पूरी उम्मत मुसलमान के बच्चे बच्चे को इस चीज़ का एहसास है, लेकिन पूरी उम्मत मुसलमान के तमाम हुक्मरान उनके चेहरों पे खामोशी छाई हुई है। बल्कि ये पहली दफ़ा हुआ है कि पाकिस्तान, जिसको एक ये ताना दिया जाता था कि यहाँ ही सबसे ज़्यादा दर्द उठता है, पाकिस्तान के हुक्मरान और नाम नहाद जो हमारे उलमाए कराम हैं वो बिल्कुल खामोश हैं। और इस वजह से और इसी देखा देखी के अंदर पाकिस्तान के अंदर एक अजीब किस्म का वेस्टर्न प्रोपेगेंडा शुरू हो गया है। सूरत हाल ये बनी है कि यहाँ पाकिस्तान के अंदर और बाहर में वेस्टर्न प्रोपेगेंडा के लिहाज से मुख्तलिफ किस्म की जो है वो बातों को फैलाया जा रहा है, जिनमें से एक अहम बात कि गज़ा वालों को क्या होता है, ये रोज़ एक हंगामा खड़ा कर देते हैं, इंसानों की तरह नहीं रहते। रोज़ एक ऐसी सूरत हाल शुरू हो जाती है और लोगों को मरवाते हैं। कोई ये कहता था कि जो गज़ा में अभी हमला हुआ है ये एक 9/11 है, कोई कहता था ये 9 मई है। हर तरह की बातें चली आ रही हैं यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर, जो इन चीज़ों को फैलाया जा रहा है। आज मैं यहाँ कुछ तफसील से बताना चाहूँगा कि पिछले 70 सालों से गज़ा के अंदर जो मुसलमान हैं उन पर जुल्म क्यों ढाए जा रहे हैं और ये कितना बड़ा कारोबार है जो बन चुका है। मैं इसको ज़रा क्लियर कर दूँ। गज़ा के बारे में अमूमन कहा जाता है कि ये एक ओपन प्रिजनर है, यानी एक ओपन जेल है, क्योंकि गज़ा की पट्टी पे अगर आप देखें तो साइड पे दीवार इसराइल ने की हुई है और दूसरी साइड पे समुंदर है। तो ये एक ओपन प्रिजन है और जेल है। लेकिन मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा, जो जेल होती है, जेल इससे कई गुना जो है वो बेहतर होती है। जेल में बच्चे नहीं होते, जेल में औरतें नहीं होती। जेल के अंदर जो बंदा ज़िम्मेदार होता है, जिसके ऊपर ड्यूटी होती है तमाम कैदियों की, उसकी ज़िम्मेदारी होती है कि उनको 3 वक्त का खाना दिया जाता है। जेल में रहने वालों को अपने अपनों से मिलने के लिए एक ख़ास वक्त दिया जाता है। जेल के अंदर अगर कोई बीमार पड़ जाए तो जेल अथॉरिटी की ये ड्यूटी होती है कि उसकी तीमारदारी करे और उसका इलाज करवाए। ये एक कंसंट्रेशन कैंप है गज़ा, जिसके बारे में पूरी दुनिया के अंदर ये बात नहीं की जा रही। ये ऐसा ही कंसंट्रेशन कैंप है जो यहूदियों के बारे में होलोकास्ट में या फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर भी बनाए गए और सेकंड वर्ल्ड वॉर के अंदर भी जो है कंसंट्रेशन कैंप बनाए गए। आप किसी भी रास्ते से गज़ा के अंदर दाखिल नहीं हो सकते। वाहिद एक रास्ता है जो आप साइप्रस से, यानी कि कब्रस की तरफ, एक समुद्री रास्ता है जहाँ से यूरोप के लोग उस तरफ जाते हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा कि उसकी एक पूरी साइड जो है वो पट्टी जो उसकी है वो समुंदर के साथ जो है वो अटैच है, और दूसरी तरफ एक रफ़ा का बार्डर है जो मिस्र की तरफ है। तो उसको जो है वो मिस्र ने बिल्कुल बंद किया हुआ है। लास्ट टाइम सिर्फ एड गई थी 20 ट्रक की, तो वहाँ पे ना कोई मेडिकल एड जा सकती है और ना कोई खुराक पहुँच सकती है किसी किस्म की। सिर्फ एक चीज़ है, एक खुराक, वो है जो समुंदर की मछली है, यानी फ़िशिंग है जो गज़ा वाले कर सकते हैं। लेकिन वो भी इसराइली जो है अपने गन्स और वॉरशिप्स की भी उनकी वहाँ पे खड़ी हुई हैं, तो वो भी उनको पकड़ने नहीं देते। ये वो सूरत हाल है जो गज़ा के लोग बर्दाश्त कर रहे हैं। मेरे सामने ये एक ग्राफ है इसराइली, एक एनालाइजिंग ग्राफ 2008 से लेकर 2020 तक का, जो कि डिफ़ाइन कर रहा है कि यहाँ पे 5590 जो है वो फ़लस्तीनी जो है शहीद हुए हैं और 251 जो है वो इसराइली जो है जन्म हासिल हुए। तो ये ग्राफ में आप देख सकते हैं कि हर साल कितने शुहदा जो है वो वहाँ से फ़लस्तीन के अंदर हैं, और क्या इसकी वजह क्या है कि ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं।
इसके पीछे क्या मेन रीज़न है जो 70 सालों से फ़लस्तीन के अंदर जेनोसाइड चल रहा है। और एक तो ये है कि आप देखते भी होंगे और आपने सुना भी होगा ग्रेटर इसराइल के नाम से। तो एक मैं आपको एक आप मान के चलें कि इसराइल, वो ग्रेटर इसराइल का प्लान है और वो सारे अरब के अंदर, वो इराक़ में भी हमले उन्होंने करवाए और शाम में भी उन्होंने सारी जंगें करवाई और मुख्तलिफ मालों को वो उन्होंने लड़वाया ताकि वो अरब पे कब्ज़ा कर सकें। और फ़लस्तीन में इन्होंने ऐसा वेस्ट बैंक तक सारा उन्होंने कब्ज़ा कर लिया। तो एक तो ये वजह है ग्रेटर इसराइल की। लेकिन एक अगर आप इसको एक बिज़नेस व्यू से देखें तो मैं इस हवाले से आपसे बात करना चाहता हूँ कि अगर आप इसको एक अपने बिज़नेस व्यू के हवाले से देखें तो इस बिहाइंड द सीन क्या चीज़ें हैं। एक ऐसा कारोबार जिसकी वजह से पूरी दुनिया जहन्नम बनी हुई है। आज से 3 से 4 मंथ पहले एक मशहूर जो बुक लॉन्च हुई जो मार्केट के अंदर आई, इसका नाम था द फ़लस्तीन लेबॉर्ट्री। इसको लिखा है एंथनी लुई वेंस्टन ने। ये एक ऑस्ट्रेलियन यहूदी है और ये एंटी अपार्थीन है। आपने देखा होगा सोशल मीडिया के अंदर कि जो असल ज्यूज़ हैं, जो कि आपने मुख्तलिफ प्रोटेस्ट के अंदर भी देखा होगा, जो कि इस इसराइल के वजूद के ख़िलाफ़ हैं, क्योंकि ये ज़ायनिस्ट ज्यूज़ इनको कहा जाता है जिन्होंने इसराइल को बनाया, कन्वर्टर। इनको अशकनाज़ी ज्यूज़ भी कहा जाता है। इसमें मैं इस बुक के हवाले से मैं आपके सामने 2 चीज़ें रखूँगा। उसमें पहला जो है वो अमेरिका का इंडिया मिलिट्री कॉम्प्लेक्स है जो कि सारी दुनिया के अंदर जंगें चाहता है। उसकी वजह ये है कि ये वियतनाम में जंग चाहता है तो आप टैंक लेके जाएंगे, उनको भी टैंकों की ज़रूरत है। अगर आप अफ़गानिस्तान पे हमला करते हैं तो वहाँ पे भी आपको असला की ज़रूरत होगी। अगर आप पाकिस्तान और इंडिया की जंग छिड़ती है तो वहाँ पे भी आपको असला की ज़रूरत होगी। वो इराक़ की और ईरान की लड़ाई हो, शाम की और ईरान की लड़ाई हो, तो यहाँ पे भी असले की ज़रूरत होगी। दुनिया पूरी में ये जो एक जंग का कारोबार है जो कि 1920 से शुरू होता है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर ये कारोबार जो है वो बहुत कम मिकदार में था, लेकिन सेकंड वर्ल्ड वॉर के अंदर बहुत ज़्यादा इसको बढ़ाया गया, जिसमें अमेरिका ने भी अपना असला बेचा और रशिया ने भी अपना असला बेचा। और इस जंग में सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा जो अमेरिका बना तो वो अमेरिका को हुआ। लेकिन एक और जंग है जो डिक्टेटर्स, काबिज़ फ़ौजें जो हैं उनकी और उनकी नेशंस के दरमियान चल रही हैं, अक़वाम के दरमियान, और ये पूरी दुनिया के अंदर जो है वो चल रही हैं। और उसका जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है वो इसराइल बन चुका है। ये किताब ये कहती है कि इसराइल जो है इस वक्त दुनिया का सबसे जो बड़ा है वेपन बेचने वाला मुल्क बन चुका है। और इसकी रिपोर्ट अगर मैं आपके साथ शेयर करूं तो सिर्फ 2022 के अंदर जो है वो 12.5 बिलियन डॉलर का जो असला है वो इसराइल ने फ़रोख्त किया है। अमेरिका सिर्फ 2 से 3 बिलियन डॉलर का असला जो है वो फ़रोख्त कर रहा था। अब इसराइल का जो है वो सबसे बड़ा हथियार वो कौन सा है कि अपने ज़ेरे साया लोगों को आप किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं और उन्हें तबाह कर सकते हैं और उनके ऊपर आप कब्ज़ा कर सकते हैं। कहीं कोई इनकलाबी सरगर्मी उठी है, कोई दहशतगर्द आया है, कोई डिक्टेटर के ख़िलाफ़ लोग उठे हैं, तो उसको हैंडल कैसे करना है। पूरी दुनिया के अंदर जब हथियार बिकता है तो उसके ऊपर एक स्टैंप लगती है जिसको बैटल टेस्टेड कहा जाता है कि हमने ये फ़लाँ जंग के अंदर यूज़ किया था, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसराइल ये कहता है कि मैंने अपने लोगों को दबाने के लिए जो भी मैंने हथियार यूज़ किए हैं, खा वो ड्रोन्स हैं, बॉम्ब्स हैं, नाइट वेव कैमराज हैं, ये सब को मैंने गज़ा में और वेस्ट बैंक के अंदर इनको टेस्ट किया है, जिसको हम बैटल टेस्टेड कहते हैं। बल्कि इसराइल की कुछ कंपनियां इस तरह की हैं जो अच्छा वो बॉम्ब गिराते हैं तो नाइट कैमराज के ज़रिए वो इनको रिकॉर्ड करते हैं कि हमने ये हथियार इस्तेमाल किया हुआ है और उसको हथियार बेचने के लिए यूज़ करते हैं।